हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत लंबा टाइम हो गया हमें आपस में बात किए, और शायद एक बहुत कठिन समय भी था जिसकी वजह से हम सब ने सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक तौर पे कुछ ना कुछ तो खोया है। लेकिन फिर भी मैं दाद देती हूँ उन लोगों की हिम्मत की जिन्होंने इस कठिन लड़ाई को जीता और उसे पार करके आगे आए। लेकिन एक चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए कि अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। अभी हमें और आगे बढ़ना है, हमें जीतना है। क्योंकि आप ये समझें कि पोस्ट कोविड हमारा जो शरीर होता है वो इतना कमज़ोर होता है, हमारी इम्यूनिटी इतनी कम होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे और इन्फेक्शंस जो कि वातावरण में मौजूद हैं, हमारे आसपास हैं, वो हमें जल्दी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि कोविड के इन्फेक्शन के बाद उस पर्टिकुलर वेरिएंट से आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो कंपैरेटिवली आप सेफ़ हैं अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं। लेकिन अब जैसे कि मान के चलते इम्यूनिटी तो कम हो चुकी है, तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस, ये इन्फेक्शन, ये नॉर्मली एक काइंड का फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारे आसपास वातावरण में मौजूद रहता है, हमेशा ही नॉर्मली भी मौजूद रहता है। लेकिन चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, उससे लड़ता रहता है, तो इसलिए उसका असर हम पे नहीं हो पाता है। अभी पोस्ट कोविड कंडीशन ऐसी है जिसमें हम शारीरिक तौर पे कमज़ोर हैं, शायद कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे भी कमज़ोर है, तो ओवरऑल ये चीज़ें हम पे हावी हो जाती हैं और इसकी वजह से बाकी इन्फेक्शंस हमें प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है कि एक बार कोविड हो गया, आप रिकवर हो गए हैं, आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम निश्चिंत हो गए, बेबिंदास घूम रहे हैं, कोई मास्क का टेंशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे और दुश्मन हैं जो घात लगा के बैठे हैं कि अब ये कमज़ोर कमज़ोर जो आएगा सिपाही बाहर आएगा तो इस पर हमला करेंगे, तो ऐसा नहीं होने देना है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करी हैं कि हमें खान पान पे बहुत ध्यान देना है। हमारा खान पान बहुत ही संतुलित होना चाहिए, बिल्कुल भारी और गरिष्ठ भोजन आप ना करें, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है ठीक रहना चाहिए। तो अपनी डाइट में सारे जितनी भी विटामिन हैं, प्रोटीन हैं, कार्ब्स हैं, तो बेसिक मिनरल्स हैं, उनको मेंटेन करते हुए हम अपनी डाइट, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, लेते रहें। साथ में आयुर्वेदिक अगर हम तौर पे देखें तो काढ़ा, अगेन काढ़े की यही बात है कि अगर ये आपको नुकसान कर रहा है तो सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप अगर जो चाय लेते हैं आप उसमें भी काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, अदरक इत्यादि का डाल के एक सीमित मात्रा में डालकर उसका सेवन भी कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट काढ़ा ही ले सकते हैं तो ये ज़्यादा ऑब्वियसली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ में गिलोय है, अश्वगंधा इत्यादि औषधियों का सेवन, हल्दी के दूध का सेवन, ये सब आपके लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं म्यूकरमाइकोसिस, क्योंकि एक बढ़ती हुई प्रचंड एक दुविधा के तौर पे ये हम सबके सामने आ रहा है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं एंड सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो क्रिटिकल केसेस हैं, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से बॉडी में फैल रहा है कि जब तक ये डायग्नोज होता है तब तक कंडीशंस थोड़ी सी बिगड़ चुकी होती है। तो दो तीन चीज़ें इसके बारे में हम छोटा सा जान लेते हैं। एक पहली चीज़ कि ये कैसे होता है, कैसे फैलता है बॉडी में। तो एक तरीके का दिस इज ब्लैक फंगस मीन्स कि एक तरीके का फफूंद है, ठीक है। अगर हम देखें नॉर्मली भी अगर नमी वाला मौसम रहता है तो अक्सर ही करके हमें अपने घर में ऐसी चीज़ें जिनकी सफाई डेली नहीं हो पाती है और जहाँ नमी बनी रहती है वहाँ एक ब्लैक कलर का फंगस जो है वो दिखने लगता है। या बहुत और भी ज़्यादा घास है, ज़मीन है, नमी वाली मिट्टी वाली जगह है जहाँ अगर आप डेली वहाँ ध्यान ना दें तो ये फंगस डेवलप होने लगता है। तो कुल मिलाकर ये वातावरण में मौजूद है, लेकिन चूँकि आप इम्यूनिटी आपकी कम है, आप कंपैरेटिवली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में हैं, इसलिए ये हमें दिक्कत हमारे लिए पैदा कर सकता है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? तो ऑब्वियसली जैसा हम सभी सुनते आ रहे हैं इसके बारे में कि अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन देना पड़ा या फिर जिन्हें वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, तो ऑब्वियसली उस समय उनकी जो कंडीशन थी या फिर जो ह्यूमिडिफायर के तौर पे जो उसमें वाटर यूज़ किया जाता है, अगर उसका पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया या वो डिस्टिल्ड या स्टेरलाइज्ड वाटर नहीं है तो और लगातार हम एक ही तरीके का वो यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो घरेलू तौर पे जो पेशेंट रहे जिन्हें ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ना वेंटिलेटर, ना हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, तब क्या वजह हो सकती है? तब घरेलू तौर पे ही आपको ये बात ध्यान देनी होगी। एक सिंपल सी चीज़, स्टीमर। हम जब स्टीम लेते हैं
तो वो प्लास्टिक के रहते हैं और उसमें पानी लगभग क्या करते हैं कि बदलते नहीं है। बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि वो एक पानी है तो वही पानी चल रहा है लगातार लगातार। तो कई बार क्या है कि अगर वो थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए रखा रह गया तो वो पानी उसके अंदर, तो उसके कोने होते हैं उसमें, वहाँ वो फंगस डेवलप कर सकता है। तो ठीक है, पानी उबल रहा है तो वो भले उसके साथ डैमेज हो जाए, लेकिन आपकी उसकी जो हैंडलिंग होती है, उस हैंडलिंग, आपने उसे छूने के बाद आपका चेहरा तो कवर्ड रहता नहीं है। जब आप स्टीम लेते हैं तो आपके चेहरे पे, आपकी आंखों पे, या कहीं पे भी वो, नाक पे, कहीं भी वो टच करता है, या किसी भी माध्यम से अगर कहीं भी वो है और वो आप तक पहुंच रहा है, तो अगेन ये आपके लिए एक बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। मौसम आजकल भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो खान पान की चीज़ें, जो फर्मेंटेड आइटम्स हैं, बहुत ध्यान रखना है हमको कि ऐसी कोई भी चीज़ का हम सेवन ना करें जो पुरानी और बासी हो, या किसी भी तरीके का फर्मेंट होने का उसका ज़्यादा टाइम वाला चांस हो। बचा के खाएं, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखें। तो ऐसे घरेलू तौर पे, या बहुत एक और बात है कि जैसे कि पेशेंट का अलग अलग एक प्रोटोकॉल है कि अगर आप कोविड में आप एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है, तो आपको अकॉर्डिंगली डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिकेशन प्रारंभ करना है। अभी क्या है कि पेशेंट्स को अक्सर किट मिल जा रही है, या लगभग नॉर्मल प्रोटोकॉल तो अवेलेबल ही है सब जगह, तो लेकर और वो सारी मेडिसिन का फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो स्टार्ट कर देते हैं। वो सारी एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, जो भी मेडिसिन उन्हें पता है, जो पता है, जितना संभव है सब ले लो। इवन स्टेरॉइड्स के बारे में भी कहा जा रहा है, उसका जो सेवन है वो भी आपको पूरी तरह एक चिकित्सक की निगरानी में ही प्रारंभ करना है। कब उसकी आवश्यकता है, क्योंकि आप बिल्कुल शुरू में फर्स्ट जब डायग्नोज हो रहा है तभी आप ले लेंगे तो ये आपके लिए फायदा करने की जगह नुकसान कर जाएगा। इट विल हेल्प वायरस टू रेप्लिकेट। तो आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि वो कब और किस स्टेज में आपको लेना है कि वो आपके लिए फायदेमंद हो, प्लस कितने टाइम तक लेना है, उसका एक्सेसिव यूज़, उसका प्रोलॉन्ग्ड यूज़, कि भाई जो चीज़ हमें फ़ायदा कर रही है, एक देखिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक ये प्रॉब्लम है यहाँ इंडिया में कि क्या होता है कि जब हमें वैसे तो हम बहुत रिलैक्स रहते हैं, शायद ये वेव्स आने का यही कारण है। पहली बार में चीज़ें जो है ठीक हुई, थोड़ी बेटर हुई, अब बस ठीक है, बिंदास घूम रहे हैं, बिना मास्क, बिना रहे, अब कुछ नहीं, अब गया कोरोना। तो ऐसा नहीं है। अगर जब तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स नहीं मिलते कि इंडिया हैज़ बिकम मास्क फ्री, या आपको रिलैक्स रहना है, अब कोई टेंशन नहीं है, तब तक प्लीज़ मास्क ना उतारें। कोई इतनी आवश्यकता नहीं है कि हमें गैदरिंग करनी है, हमें क्राउडेड प्लेस पे जाना है। ये सब कुछ आपको तब तक अवॉइड करना है जब तक इसका नामो निशान ना मिट जाए, या फिर हमारे पास इसके लिए असरदार कोई औषधि या तरीका ना आ जाए। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दैट, क्योंकि ये सारी जो वेव्स आने हैं इनका कारण, ठीक है, वेरिएंट म्यूटेशन तो एक कारण है ही है, लेकिन फिर भी हमारी लापरवाहियाँ जो हैं वो उसको और बढ़ा देती हैं इन चीज़ों को, इन्फेक्शंस को, कि बैल मुझे मार, अब मैं तो ठीक है, मैंने एक बार, मुझे कोरोना हो गया, मेरी एंटीबॉडी बन गई, अब क्या टेंशन, अब तो बिंदास घूमना है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। तो अब ये कहने का मतलब है कि एंटीबायोटिक्स या जो भी एंटीवायरल ड्रग्स या जो भी कुछ आपको पता चल रही हैं, तो प्लीज़ अगर आप पॉजिटिव हैं, या आप सिम्टोमेटिक हैं, या आप किसी के कांटेक्ट में भी आए हैं, आप डाउटफुल कंडीशन में, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत सारे ऑनलाइन कंसल्टेशन पे, या फिर कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोविड जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, या कई सारे डॉक्टर्स आज की तारीख में उपलब्ध हैं आपके लिए। तो प्लीज़ पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिकेशन प्रारंभ करें। तो कहने का ये मतलब है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा किसी भी तरीके का अनहाइजीनिक, हमने पहले ही बात करी इसके बारे में, ये सभी कारण हो सकते हैं जो कि आपकी इस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन में आपको इस परेशानी में डाल सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, क्या लक्षण हो सकते हैं? तो कहा जा रहा है कि ये जो फंगस है ये नाक के थ्रू है, ये राइनोसेरेब्रल टाइप का जो है इसका इन्फेक्शन है, ये नाक के थ्रू एंट्री कर रहा है। उसके बाद ये साइनसेस में होते हुए आई बॉल या आँख को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद या ये लंग्स में जा सकता है, या फिर ब्लड के माध्यम से ये ब्रेन में भी एंट्री कर सकता है, या डायरेक्ट आँख के साथ जो है ये नर्व्स के साथ मिलकर और ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, या ब्रेन में अपना जो है इफेक्ट शो कर सकता है। तो भाई मतलब शुरुआत से देखा जाए और बहुत जल्दी इसके जो है सिम्टम्स आते हैं, तो आपको क्या बहुत अवेयर रहना है। स्पेसिफिकली अगर आप पोस्ट कोविड कंडीशन में हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको स्टेरॉइड्स चले हैं, अगर आप एक शुगर पेशेंट हैं, या किसी भी और कंडीशन में लाइक कि कैंसर या एड्स या टीबी या कुछ इस तरह के कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है जहां आपकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली कम है, तो आपको बहुत हद तक इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच के रहें, ठीक।
तो अब सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि हमको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, तो अगर ये नाक के थ्रू एंट्री करता है तो नेज़ल इरिटेशंस हो सकते हैं, नोज़ ब्लॉक हो सकती है, और या हल्का ज़ुकाम या ये सब फिर से दोबारा से अचानक शुरू हो सकता है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है तो आँख में लाली आना, ब्लर्ड विज़न होना, या नज़र विज़न का एकदम से गायब हो जाना, या फिर ये जो आँख की जो पुतलियाँ हैं जो हमारी इधर उधर देखिए इस तरह से घूम रही हैं, तो ये आई बॉल का जो मूवमेंट है जो आप अपने लेवल पे वॉलंटरीली कर सकते हैं, इस मूवमेंट का ठीक से ना हो पाना और इसमें कष्ट होना, आँख में दर्द होना, ठीक है, हेडेक होना, स्वेलिंग होना, और उस एरिया का भी पर्टिकुलर एरिया का भी इन्फ्लेम्ड या लाल होना, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कुछ भी महसूस हो रही हैं तो प्लीज़ आप तुरंत कंसल्ट करें, क्योंकि इसके साथ मैं फिर से कह देती हूँ ये बहुत जल्दी फैल रहा है और बहुत जल्दी जो है ये आगे जाके अपना इफेक्ट दिखा रहा है, दुष्प्रभाव दिखा रहा है। तो आपको जितनी जल्दी अगर लगता है कि किसी तरीके का कोई ऐसा सिम्टम आपको महसूस हो रहा है तो प्लीज़ आप जल्दी ही अपने आई स्पेशलिस्ट या ENT स्पेशलिस्ट या वॉटेवर आप अपने फिजिशियन को भी कंसल्ट करें, वो अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे मैनेज कर लेंगे। अगर हम देखें ट्रीटमेंट लेवल पे तो ऑब्वियसली जो कहा जा रहा है कि एम्फोटेरिसिन बी या लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी या और भी इसके कई सारे जो रीसेंट नए ड्रग्स आए हैं वो सारे के सारे काफ़ी कॉस्टली भी हैं। और अगेन एक और प्रॉब्लम है कि अगर एक ड्रग के बारे में बात आ जाती है तो वो बस झट से गायब हो जाती है मार्केट से। तो मैं और बाकी लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है कि ये सबको ही इन्फेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति विशेष में अगर ये किसी पर इफ़ेक्ट डाल भी रहा है तो प्लीज़ आप उसके लिए ये अवेलेबल रहने दें। प्लीज़ ब्लैक मार्केटिंग ना करें, इसका स्टोरेज ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हॉस्पिटल में ही आपको दी जा सकती हैं। तो घर पे स्टोर करने का या इसको लेके रखने का कोई बहुत बेनिफिट नहीं है आपके लिए, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप इससे बचें, प्रिकॉशंस लें, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर हम आयुर्वेदिक तौर पे देखें तो आयुर्वेद में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपनी इम्यूनिटी अगर मेंटेन करें, अपना दिनचर्या, अपना शेड्यूल अगर आप सुबह से शाम तक आप मेंटेन करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक व्यायाम, प्राणायाम, एक अच्छा सुपाच्य भोजन लेना, जो फिर उसके बाद टहलना, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आप अपने भोजन में शामिल करते हैं। हाइड्रेशन जरूर मेंटेन रहना चाहिए आपकी बॉडी का, विटामिन सी किसी भी माध्यम से, चाहे मैंने आपसे बोला सिट्रस फ्रूट्स हैं, शिकंजी है, या किसी भी माध्यम से आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर शुगर के पेशेंट्स हैं तो बहुत ध्यान रखें कि शुगर शुड बी इन कंट्रोल, है ना, ब्लड शुगर शुड बी इन कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा नीम का सेवन प्रारंभ करें। जो नीम की निबोलियाँ होती हैं तो वो आप ध्यान रखें कि अगर आसपास नीम का पेड़ है तो बिल्कुल ताज़ी नई पत्तियाँ होती हैं, अगर आप सुबह उनको चबाएंगे, उनका सेवन करेंगे तो नीम इज़ सेड टू बी अ वेरी गुड एंटी फंगल ड्रग इन आयुर्वेद। तो इसका सेवन कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप अगर अपना माउथ कैविटी या ये नीम की दातुन जिसे कहते हैं कि नीम की दातुन अगर हम करें तो ये भी हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट के तौर पर शामिल हो सकता है या हो सकता है, क्योंकि ये जो किसी भी माध्यम से अगर ये फंगस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो अगर हम इसको शुरुआत में ही अपनी एंट्रीज पे ही अगर हम इसको रोक दें तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा आयुर्वेद में एक विशिष्ट उपाय बताया गया है। नॉर्मली किसी भी परिस्थिति में नस्य, और स्पेशली वो प्रतिमर्श नस्य जो कि कभी भी दिया जा सकता है, तो इसके लिए अणु तेल या षटबिंदु तेल, या अगर कुछ भी नहीं है तो प्योर सरसों का तेल आपके पास है, तिल का तेल है, बादाम का तेल है, इन सबको आप अपने नाक में 2-2 बूंद अगर डाल देते हैं तो ये काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हो सकता है कि अगर वो फंगस एंट्री कर रहा है और या कर चुका है या शुरुआती स्टेज में तो इसे आगे ना बढ़ने दें। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि प्लीज़ बेसिक फर्स्ट जो चीज़ है कि हम अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करें और हम ऐसा उसे रास्ता ना दें सामने वाले इन्फेक्शन को कि वो हम तक पहुंच सके। तो ये सबसे पहला और कारगर इलाज रहेगा। जैसे कि आयुर्वेद में कहा है कि निदाने तु परिवर्जनम, निदान मीन्स की कारण, अगर हम कारण को ही रोक देंगे तो परेशानियां बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगी। अगेन एक और बात कि ड्रग्स आती रहेंगी, अब इस पर रिसर्च चल रहा है, इस पर डिस्कशंस चल रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम पे इससे संबंधित हमें और भी ट्रीटमेंट और जो भी इससे नई प्रोटोकॉल्स आए हैं उसके बारे में पता चलता रहेगा। लेकिन तब तक आप अपने शारीरिक मानसिक जो लेवल है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य जारी रखें। नंबर 2, वेव्स का सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव आ रही है या कुछ भी, तो ये सब मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है। अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अगर हम मास्क्ड रहेंगे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्राउड अवॉइड करेंगे,
तो शायद हम बचे रहेंगे। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, प्रियजनों का ख्याल रखें, मास्क लगाते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, दिलों में प्यार बनाए रखें और एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।